सबसे पहले बात सियासी घमासान की करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होगा, आज होगा ऐलान। क्या उत्तराखंड बीजेपी से निकाले गए हरक सिंह थामेंगे कांग्रेस का दामन? बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव का अन्य संकल्प क्या है? और कहां पर टिकट बंटवारे से नाराज बीजेपी कार्यकर्ता ने पानी की टंकी पर चढ़कर काटा बवाल? चुनावी मैदान से जुड़ी सभी खबरें देखिए टॉप 9 चुनावी संग्राम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद करेंगे। वाराणसी जिला और महानगर के 10,000 से अधिक बूथ कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी नमो ऐप के माध्यम से संवाद करेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से ये पहला चुनावी संवाद होगा। यूपी चुनाव में तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों के नाम को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली मुख्यालय में हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मीटिंग में बीजेपी गठबंधन दल के नेताओं से फोन पर बातचीत की गई, जिसमें सीटों को लेकर डिटेल चर्चा हुई। इसके बाद आज अपना दल और निषाद पार्टी के नेताओं के साथ बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक हो सकती है। यूपी में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, जिसका असर दिल्ली के सियासी गलियारों तक देखा जा सकता है। खुद सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कल से ही दिल्ली में मौजूद हैं। आज सीएम योगी बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक के बाद योगी यूपी के लिए रवाना होंगे और गाजियाबाद के घंटाघर से प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराने के लिए किसानों के साथ अन्य संकल्प लिया। अखिलेश ने कहा, अन्नदाताओं पर अत्याचार करने वाली बीजेपी को हराएंगे और हटाएंगे। किसानों ने आंदोलन करके सरकार को झुकाया है। बाद में वोट के लिए सरकार ने तीनों काले कानून वापस लिए। इस मौके पर अखिलेश के साथ किसान नेता तेजिंदर सिंह विर्क भी मौजूद रहे। लखीमपुर कांड में तेजिंदर सिंह भी गाड़ी की टक्कर लगने से जख्मी हो गए थे। पंजाब चुनाव से ठीक पहले आज आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान करेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद चंडीगढ़ में इसकी घोषणा करेंगे। केजरीवाल ने जनता से अपनी पार्टी के सीएम उम्मीदवार के लिए राय शुमारी की थी, जिसके लिए कल शाम तक वोटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष भगवंत मान के नाम पर सबसे ज्यादा लोगों ने सहमति जताई है। चुनाव आयोग ने पंजाब में चुनाव की तारीख बदलने का फैसला किया है। अब पंजाब में 14 फरवरी के बजाय 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। दरअसल पंजाब में कांग्रेस, बीजेपी समेत कई सियासी दलों ने 16 फरवरी को संत रविदास की जयंती होने की वजह से वोटिंग की तारीख बदलने की मांग की थी। पार्टियों ने कहा था कि इस अवसर पर राज्य के दलित समुदाय के बहुत से लोग वाराणसी जाएंगे। पंजाब का चुनावी नतीजा 10 मार्च को ही आएगा। उत्तराखंड बीजेपी से निकाले गए मंत्री हरक सिंह रावत आज कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रीतम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंडियाल ने हरक सिंह को पार्टी में शामिल करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन उन्हें कांग्रेस आला कमान के एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले का पालन करना होगा। ऐसे में हरक सिंह या तो खुद चुनाव लड़ेंगे या फिर अपनी बहू को टिकट दिला पाएंगे। यूपी के मैनपुरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मतदाताओं से अभद्रता करने का आरोप लगा है। आरोप है कि थाना एलाऊ इलाके में बीमार पीड़ित महिला को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरन चारपाई से उठाकर उसके माथे पर तिलक लगाया और बीजेपी की योजनाओं का बखान करता पोस्टर हाथ में देकर फोटो खींचा। जब महिला के बेटे ने ऐतराज किया तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसके साथ बदतमीजी की और पीड़ित पर झूठे आरोप लगाकर पुलिस के जरिए धमकाया गया। यूपी के संभल जिले में एक बीजेपी कार्यकर्ता का फिल्मी ड्रामा देखने को मिला। यहां चंदौसी विधानसभा सीट से राज्य मंत्री गुलाब देवी को बीजेपी का टिकट दिए जाने से नाराज युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और करीब आधे घंटे तक ड्रामेबाजी करता रहा, जिसे देखने के लिए इलाके के लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर उसे नीचे उतारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा को संबोधित करते हुए पीएम ने क्यों बताया भारत को दुनिया की उम्मीदों का गुलदस्ता? पीएम पर विवाद बयान देने वाले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने कैसे किया खुद का बचाव? और सऊदी अरब में एयरपोर्ट के पास विद्रोही अटैक में 2 भारतीयों की मौत हो गई है। राष्ट्र से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश की बात। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत के वन अर्थ वन हेल्थ के मंत्र का जिक्र करते हुए भारत की तरफ से दुनिया को दी जा रही मदद के बारे में बताया। पीएम ने कहा कि आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवाइयों का निर्माता है। इस तरह से भारत दुनिया के लिए दवा है। भारत जैसी मजबूत डेमोक्रेसी ने पूरे विश्व को एक खूबसूरत उपहार दिया है, एक उम्मीद का गुलदस्ता दिया है।
पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में बनी जांच कमेटी की चेयरपर्सन पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा को विदेश से लगातार धमकी मिल रही है। ये धमकियां कथित तौर पर सिख फॉर जस्टिस नाम के खालिस्तानी संगठन की ओर से दी जा रही है। ऑडियो क्लिप जारी करके प्रधानमंत्री मोदी या फिर सिख में से किसी और को चुनने के लिए कहा गया है। इससे पहले जांच कमेटी बनाने की मांग करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी धमकी मिल चुकी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के पीएम मोदी को लेकर दिए गए एक विवादित बयान के बाद बखेड़ा खड़ा हो गया है। मोदीला मारू शकतो, त्याला शिवा देऊ शकतो, मोदी म्हणून माझ्या विरोधात प्रचार। हालांकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वो मोदी नाम के स्थानीय गुंडे की बात कर रहे थे, न कि पीएम मोदी की। नाना पटोले के खिलाफ बीजेपी ने नागपुर के थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आगामी गोवा विधानसभा चुनाव में शिवसेना और एनसीपी एक साथ लड़ेंगे। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने बताया कि आज एनसीपी के साथ सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी गोवा में कांग्रेस या टीएमसी से गठबंधन की बात कह चुके हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे कुछ अभ्यर्थियों ने पीएम मोदी को खत लिखकर 2 अतिरिक्त मौके देने की मांग की है। पिछले 2 साल से देश में कई प्रतियोगी परीक्षाएं कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गई। जो हुई उनमें भी डर और कोरोना नियमों की वजह से कई अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाए और सालों से तैयारी में जुटे कुछ अभ्यर्थियों की उम्र तय सीमा से ज्यादा हो गई। इसलिए अभ्यर्थियों ने पीएम मोदी से दोबारा परीक्षा कराए जाने की गुहार लगाई है। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में बम प्लांट करने के मामले में एनएसजी की रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें इस्तेमाल किया गया आरडीएक्स भारत के बाहर से भेजा गया था। ब्लास्ट का मकसद भारी मात्रा में जान माल का नुकसान करना था। इसी बीच अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजवाए हिंद ने बम प्लांट करने की जिम्मेदारी ली है। हालांकि इस दावे की सच्चाई को लेकर दिल्ली पुलिस जाँच कर रही है। यमन के हुती विद्रोहियों ने कल संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी एयरपोर्ट पर 2 बड़े ड्रोन हमले किए। इस हमले में 2 भारतीय समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 6 लोग भी घायल हो गए। ऑयल टैंकर्स को टारगेट करके किए गए इस हमले के बाद कुछ ही देर में आग आसपास के इलाके में फैल गई और काला धुआं आसमान में छा गया। भारतीय दूतावास अब इन दोनों भारतीय नागरिकों के शवों की पहचान करने में जुटा है। सऊदी अरब ने इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए हुती विद्रोहियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन वाली सेना ने यमन की राजधानी सना पर भीषण बमबारी की है। F-15 फाइटर जेट से किए गए ये हमले हुती आतंकवादी नेताओं को टारगेट कर किए गए थे। इस हमले में 2 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को बर्बाद करने के साथ साथ विद्रोहियों के कई ठिकानों को भी नेस्तनाबूद कर दिया गया। साउथ इंडियन फिल्मों के मशहूर एक्टर धनुष और सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या ने शादी के 18 साल बाद आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। दोनों ने 2004 में शादी की थी। धनुष ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी साझा की है। धनुष ने लिखा, ऐश्वर्या और मैंने अलग होने का फैसला किया है। हमें वक्त लगा ये समझने में कि हम अलग अलग बेहतर हैं। हमारे फैसले और निजता की सम्मान करें। देश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हो रही है, लेकिन सावधानी कम करने पर खतरा बढ़ेगा। दिल्ली और मुंबई में कोरोना के नए केसेस में लगातार कमी आ रही है, जो अच्छे संकेत हैं। फ्रंट लाइन पर ड्यूटी करने वाले कोरोना की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 35 और पुलिसकर्मी पॉजिटिव हो गए हैं। और कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियों से किस वर्ग पर सबसे ज्यादा मार पड़ रही है? कोरोना के बढ़ते संक्रमण और वैक्सीनेशन से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 थर्ड वेव से जानकर। देश में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। रविवार की तुलना में सोमवार को देश में करीब 23,000 केस कम आए हैं। सोमवार को कुल 2,35,168 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 305 लोगों की मौत हो गई है। कल 1,56,000 लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि चिंता की बात यह है कि एक्टिव केसों की संख्या 17 लाख के पार पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में कल 15,500 से ज्यादा केस मिले हैं। देश में पिछले 2 दिनों से कोरोना की रफ्तार कुछ थमती नजर आ रही है। मुंबई में लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए केस में काफी कमी आई है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 5,976 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले रविवार को मुंबई में करीब 8,000 केस मिले थे। अस्पतालों में बेड ऑक्यूपेंसी भी घटकर 14.7% हो गई है। पूरे महाराष्ट्र में सोमवार को रविवार की तुलना में 10,000 कम कोरोना केस मिले हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लगातार चौथे दिन राहत भरी खबर आई। दिल्ली में रोजाना कोरोना के नए केस कम हो रहे हैं। सोमवार को 12,527 नए संक्रमित मिले, जबकि रविवार को 18,000 से ज्यादा मामले मिले थे। हालांकि आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग में भी बड़ी कमी देखने को मिल रही है। टीकाकरण के मोर्चे पर अब तक 1,28,000 लोगों को प्रिकॉशन डोज दिया जा चुका है।
गुजरात में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। कोरोना के खतरे को देखते हुए अहमदाबाद में मास्क की बिक्री में काफी इजाफा हुआ है। फेडरल ऑफ गुजरात स्टेट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र पटेल के मुताबिक N95 और सर्जिकल मास्क की बिक्री में 3 से 4 गुना उछाल देखा गया है। गुजरात में रविवार को 12,500 से ज्यादा केस मिले थे। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल पश्चिम बंगाल में भी पिछले 3 दिनों से रोजाना आने वाले कोरोना केस में कमी आ रही है। सोमवार को पश्चिम बंगाल में 9,385 नए मामले मिले, जबकि 33 लोगों की मौत हो गई। वहीं रविवार की तुलना में राज्य में 5,000 कम केस मिले। राज्य में पॉजिटिविटी दर घटकर 26% हो गई है। कोरोना को काबू करने के लिए अब भी नाइट कर्फ्यू समेत कई पाबंदियां जारी हैं। दक्षिण भारत के 3 राज्य कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कर्नाटक में सोमवार को 27,000 से ज्यादा संक्रमित मिले। बेंगलुरु में कल ओमिक्रॉन के 287 नए मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में कल 23,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। चेन्नई में संक्रमण दर सबसे ज्यादा 30% है, जबकि केरल में भी हर दिन 20,000 से 22,000 मामले आ रहे हैं। सोमवार को भी केरल में करीब 23,000 नए केस मिले। जहां एक तरफ पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर रिसर्च चल रही है, वहीं ICMR के सेंटर ऑफ एडवांस्ड रिसर्च एंड वायरोलॉजी के पूर्व निदेशक डॉक्टर जी जैकब जॉन ने बताया कि ओमिक्रॉन कोरोना महामारी से कुछ अलग है, इसलिए ये माना जाना चाहिए कि 2 महामारियां साथ साथ चल रही हैं। डॉक्टर जॉन के मुताबिक ओमिक्रॉन का कोरोना के किसी भी वेरिएंट से कोई नाता नहीं है, लेकिन ये वुहान D614 से जुड़ा है। कोरोना संक्रमितों का पता लगाने के लिए अब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पहली लैब खोली गई है। पहले यहां कोई टेस्टिंग लैब नहीं होने से कोरोना की जांच के लिए सैंपल को श्रीनगर के लैब में भेजा जाता था। कोरोना की रिपोर्ट के लिए 2 दिनों तक इंतजार भी करना पड़ता था। अब यहां कोविड लैब के साथ 100 बेड का अस्पताल भी तैयार हो चुका है। जम्मू कश्मीर में सोमवार को करीब 3,000 नए संक्रमित मिले हैं। कोरोना की तीसरी लहर में श्रमिक और मूर्ति कलाकार भी प्रभावित हो रहे हैं। पटना में पिछले 20 साल से मूर्ति बनाकर बेचने वाले कलाकार शक्ति और उनका पूरा परिवार कोरोना की मार झेल रहा है। 5 फरवरी को वसंत पंचमी पर होने वाली सरस्वती पूजा के लिए इन्होंने मां सरस्वती की मूर्तियां बना रखी हैं, लेकिन कोरोना के चलते सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। पिछली बार अब तक 500 मूर्तियां बिक चुकी होती थी, लेकिन इस बार एक भी मूर्ति खरीदार नहीं आया है। कहां बीच सड़क पर टेम्पो बना आग का गोला, कहां सर्किल ऑफिसर के प्रेम प्रसंग को लेकर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। इंदौर के हैवान पति के अय्याश गाह को जमींदोज किया गया और यूपी के मेरठ में बीजेपी उम्मीदवार का लोग क्यों कर रहे हैं विरोध। राज्यों की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राज्य विशेष। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बीच सड़क पर मिनी टेम्पो आग का गोला बन गया। मिनी टेम्पो में आग लगते ही ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। गाड़ी में आग कैसे लगी इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इसमें आग लगी हो। आग लगने से गाड़ी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। पटना के बख्तियारपुर में कल बीच बाजार में एक सीओ के प्रेम प्रसंग को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। बेतिया की रहने वाली एक युवती एक मॉल के बाहर सीओ रघुवीर प्रसाद से उलझ गई। कहा जा रहा है कि युवती ने सीओ की सरकारी गाड़ी में आग भी लगा दी, लेकिन युवती ने गाड़ी में आग लगाने के आरोपों को झूठा बताया है। युवती ने आरोप लगाया कि बेतिया में तैनाती के दौरान रघुवीर प्रसाद ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। युवती ने रघुवीर प्रसाद के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पत्नी के साथ हैवानियत करने वाले आरोपी पति के ऐशगाह को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। गिराए गए फार्म हाउस में ही आरोपी पति राजेश विश्वकर्मा ने दोस्तों और नौकर के साथ मिलकर अपनी पत्नी को 1.5 महीने तक कई तरह से प्रताड़ित किया था। आरोप है कि राजेश विश्वकर्मा पत्नी का अपने दोस्तों से गैंगरेप करवाता था। आरोप है कि इस फार्म हाउस में राजेश न्यूड पार्टियां भी करवाता था। आरोपी पति गिरफ्तार हो चुका है। कड़ाके की ठंड में बेघरों के लिए भोपाल में बनाए गए रैन बसेरे का हाल जानने के लिए कल रात मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। नीलम पार्क इलाके में बने रैन बसेरे में कई बेघर शरण लिए हुए हैं। सीएम शिवराज ने यहां रहने वालों से बात की। शिवराज ने कहा कि अभी सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, रैन बसेरे में इंतजाम बढ़िया है, इसे और बेहतर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रैन बसेरों की संख्या भी बढ़ाएंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के राजपथ पर निकलने वाली राज्यों की झांकी से तमिलनाडु की झांकी को हटाने के विरोध में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। स्टालिन ने पीएम मोदी से तमिलनाडु की झांकी को शामिल करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की झांकी को बाहर करने पर ममता बनर्जी भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिख चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। बीजेपी ने उम्मीदवारों की जारी पहली लिस्ट में मेरठ की सिवाल खास सीट से मनिंदर पाल सिंह को उम्मीदवार बनाया है।
लोगों का कहना है कि बीजेपी ने किसी बाहरी को यहां से उम्मीदवार बनाया है जो उन्हें कबूल नहीं है। लोगों का कहना है कि बाहरी उम्मीदवार जीतने के बाद दोबारा यहां नहीं आता, वो किसी बाहरी उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में योगी सरकार की ओर से होनहार छात्रों को दिए गए लैपटॉप उनके काम नहीं आ रहे हैं। उन्नाव के कई छात्र छात्राओं ने शिकायत की है कि जो टैबलेट उन्हें दिए गए वो ऑन ही नहीं हो रहे हैं। ऑन भी हो रहे हैं तो स्क्रीन ब्लर दिख रही है। यहाँ के 200 छात्रों को टैबलेट बांटे गए थे, उनमें से 19 छात्रों ने जिला विद्यालय निरीक्षक से शिकायत की है। शिकायत के बाद प्रशासन ने जाँच की बात कराने की बात कही। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी तादाद में बेनामी कैश मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। अमरोहा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 15 लाख रुपए कैश बरामद किया है। कार का ड्राइवर पैसे को लेकर कोई संतोषजनक जवाब पुलिस को नहीं दे पाया। पुलिस को शक है कि चुनाव के इस्तेमाल के लिए ये पैसे लाए जा रहे थे। पुलिस पैसे का स्रोत और मालिक का पता लगाने में जुटी है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में 2 पक्षों के बीच जमीन को लेकर हुए विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। रास्ते की जगह के बंटवारे को लेकर हुए इस विवाद में चले लाठी डंडे में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। दोनों पक्षों के बीच का ये विवाद काफी पुराना है। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। घर के लिए प्लॉट खरीदने पर अब नहीं लगेगा जीएसटी। कैसे और महंगी हो सकती है कारें और कच्चे तेल की कीमतों ने तोड़ा पिछले 7 साल का रिकॉर्ड। कारोबार और आपकी जेब पर असर डालने वाली खबरों के लिए देखते हैं मनी 9। आपको घर बनाने के लिए पूरी तरह से डेवलप प्लांट को खरीदने पर जीएसटी नहीं देना होगा। गोवा अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने इलेक्ट्रिक पोल्स, ड्रेनेज लाइंस और अप्रोच रोड के साथ प्लांट की बिक्री को जमीन की बिक्री माना है। इस लेन देन को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया है। सरकार ने 1 अक्टूबर से M1 कैटेगरी वाहनों के लिए 6 एयरबैग को अनिवार्य बनाने का ऐलान किया है। M1 कैटेगरी में 5 से लेकर 8 पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी वाले वाहन शामिल होते हैं। ऑटोमोबाइल कंपनियों को अब एक बार फिर सेफ्टी को लेकर बदलाव करने होंगे। इससे वाहनों के दाम फिर बढ़ेंगे। सरकार इस बजट में एक निश्चित सीमा से अधिक क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री पर टीडीएस या टीसीएस पर विचार कर सकती है। इसके अलावा इस तरह के ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स रिपोर्टिंग के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की श्रेणी में रखा जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी की बिक्री से होने वाली आय पर 30% तक टैक्स लग सकता है। 1.75 लाख करोड़ रुपए वाले भारतीय स्मार्टफोन बाजार पर चीन का कब्जा है। वॉल्यूम के हिसाब से भारतीय स्मार्टफोन बाजार में चीनी ब्रांड की बाजार हिस्सेदारी 99% हो गई है। देश के स्मार्टफोन बाजार में चीनी ब्रांड्स की बाजार हिस्सेदारी साल 2015 में 32% थी। कच्चे तेल की कीमतों ने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोमवार को विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $86.29 प्रति बैरल की ऊंचाई पर पहुंच गया। फिलहाल ऑयल कंपनियां दाम नहीं बढ़ा रही हैं। चुनाव के बाद भी अगर कच्चा तेल महंगा रहता है तो पेट्रोल और डीजल महंगा होना तय है। कोविड वेव की पाबंदियों का व्यापार पर बड़ा असर पड़ रहा है। देश में कुल रिटेल व्यापार लगभग 150 लाख करोड़ रुपए का है। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक इसमें 50% की गिरावट आई है। इस गिरावट की मुख्य वजह कोविड वेव में घबराहट, पड़ोसी शहरों से वितरण केंद्र पर सामान खरीदने न आना, व्यापारियों के पास पैसे की तंगी, उधार में बड़ी रकमों का फंसना भी है। कोरोना काल में भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा इंडियन इकोनॉमी पर बना हुआ है। भारतीय कंपनियों ने इंटरनेशनल बॉन्ड के जरिए जनवरी के पहले 2 सप्ताह में $6 बिलियन यानी 45,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इससे साफ पता चलता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भारत की इकोनॉमी पर भरोसा बना हुआ है। सेबी ने कंपनियों के लिए शेयर के प्रायोरिटी अलॉटमेंट के जरिए धन जुटाने को आसान बनाते हुए मूल्य निर्धारण मानदंडों और लॉक इन अनिवार्यताओं में ढील दी है। सेबी ने लॉक इन अवधि में प्रवक्ता या प्रवक्ता समूह को प्रायोरिटी अलॉटमेंट के तहत आवंटित शेयरों को गिरवी रखने की अनुमति दी है। जेट एयरवेज के रिवाइवल की उम्मीद करने वालों के लिए अच्छे संकेत नहीं है। नियामकीय मंजूरियों में हो रही देरी ने जेट एयरवेज के प्रस्तावित रिवाइवल प्लांट की राह में एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने के लिए जरूरी एयर ऑपरेटर्स परमिट अभी तक जारी नहीं हुआ है। मनी 9 की खबरों के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @Money9 लाइव को फॉलो करें तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। पुलवामा हमले को लेकर अब पाकिस्तान की नई चाल क्या है? सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे के बयान से चीन को क्यों लगी मिर्ची? ईरान में चीन क्यों अपनी सैन्य तैनाती कर रहा है? और पाकिस्तान की आवाम ही क्यों इमरान खान को इंटरनेशनल भिखारी कह रही है? पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश।
पाकिस्तान ने पुलवामा हमले को लेकर एक बार फिर नापाक साजिश की है। NIA की जांच से ये पता चला है कि पुलवामा हमले की जिम्मेदारी लेने के लिए पाकिस्तान ने एक लश्कर-ए-मुस्तफा नाम का संगठन बनाया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने ये चाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव से ध्यान हटाने के लिए चली है। NIA के सूत्रों के मुताबिक जैश का सरगना मसूद अजहर के भाई मुफ्ती उर्फ अब्दुल रहूफ ने ही हथियारों की तस्करी के लिए लश्कर-ए-मुस्तफा बनाया है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे के बयान से चीन को मिर्ची लगी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि जनरल नरवणे भारत की आंतरिक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए चीन विरोधी रुख अपना रहे हैं। दरअसल जनरल नरवणे ने शनिवार को चीन को सख्त चेतावनी दी थी। नरवणे ने LAC विवाद को लेकर कहा था कि सीमाओं को एक तरफा रूप से बदलने के किसी भी प्रयास को भारत सफल नहीं होने देगा। पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, ताइवान के करीब, साथ ही चीन और भारत के बीच LAC पर चीन की बढ़ती सैन्य महत्वाकांक्षा से पूरे क्षेत्र की अस्थिरता को लेकर दुनिया के रक्षा जानकार चिंतित हैं। चीन एक बार फिर ठंड खत्म होते ही अपनी सैन्य गतिविधियों को तेज करने की फिराक में है। इंडो पैसिफिक के लिए US नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कोऑर्डिनेटर कर्ट कैंपवेल ने कहा है कि अगले 2 साल में चीन के कदम बाकी देशों के लिए चिंता बढ़ाने वाले होंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।